This conference will now तो be शुरू recorded. करेंगे आज। शंखं चक्रं जलौकान् ददमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यौ शुकपरिविलसन् लिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलपटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगगनमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। तो पिछली बार हमने प्रागरूप मतलब पूर्व रूप के बारे में शुरुआत की थी, तो हम थोड़ा रिकैप लेते हैं क्या क्या किया था। तो प्रागरूप का लक्षण हमने पढ़ लिया था, जो माधव ने लिखा है। प्रागरूपम येन लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेण अनधिष्ठितः लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनां तद यथा यथम। प्रागरूपम येन लक्ष्यते, उत्पित्सुरामय मतलब जो होने वाला व्याधि है, और दोष विशेष से वो अधिष्ठित नहीं है, अनधिष्ठित है, वो प्रागरूप के द्वारा जाना जाता है। तो आगे जाके उन्होंने कहा है कि ये पहली लाइन जो है ये सामान्य पूर्व रूप के लिए है, और ये लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनाम यथायथम, ये जो है वो विशिष्ट पूर्व रूप का वर्णन है, ऐसा माधव विजय रक्षित आचार्य विजय रक्षित कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि पूर्व रूप, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप इस तरीके का होता है। विशेष पूर्व रूप में ज्वर का उदाहरण लिया, जृंभात्यर्थम समीरणात् पित्तान्नयनयोर्दाह कफादन्नार्जुन वगैरह। और उसके बारे में भी आगे जाके ऐसा कहा कि विशेष पूर्व रूप अगर व्यक्त है पूरी तरह से, तो उसे लक्षण मतलब रूप ही कहना चाहिए, क्योंकि पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाता है तो उसे रूप कहते हैं। तो ये रूप पर उसकी आपत्ति आ जाएगी, और उसका निराकरण भी बाद में आगे जाके किया है। ये मूल ग्रंथ में जो प्रागरूप का पूर्व रूप का लक्षण किया है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब आगे जाके टीका में उन्होंने एक अन्य मत लिखा है कि पूर्व रूप का एक लक्षण दूसरे लोग कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्थान संश्रयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं, तो उस इसका खंडन उन्होंने किया है आचार्य विजय रक्षित ने। नहीं, तो ये क्या है कि स्थान संशय करने वाले क्रुद्ध जो दोष है, वो भावी व्याधि का प्रबोधन करने वाले लक्षण दोष करते हैं, दोषाः कुर्वन्ति, तो उसे पूर्व रूप कहते हैं, ऐसा कहा। मगर इस लक्षण में एक बड़ी आपत्ति आ गई कि इसमें दोषाः कुर्वन्ति यल्लिंगन से लिखा है, तो दोष लक्षण करते हैं ऐसा लिखा है। मगर राजयक्ष्मा के जो पूर्व रूप है वो ऐसे है कि उसमें कुछ कुछ पूर्व रूप ऐसे हैं कि तृण वगैरह उसके खाने में गिर जाते हैं या आ जाते हैं, कहीं से पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो ये लक्षण पूर्व रूप तो कोई दोषों की वजह से नहीं हो सकता। इसलिए वो बाद में कहते हैं कि परम कुशलेन मार्बटेन ये न इति पदम निबद्धम, तो ये न प्रागरूपम ये न लक्ष्य है, ऐसा कहा है। तो वो लक्षण नहीं है, नहीं बनता, रूप नहीं बनता, ये न लक्ष्य है जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा उसका उस आपत्ति का उन्होंने निराकरण किया है। अब इसके बाद में जाके ये विजय रक्षित की स्टाइल ही है कि किसी और का लक्षण देकर, अभी शुरुआत में ही हमने देख लिया कि लक्षण का मतलब व्याख्या से है, तो किसी और की दृष्टि से व्याख्या देकर उसका खंडन करना, और अपने द्वारा सबसे निर्दोष ऐसा लक्षण क्या हो सकता है, व्याख्या क्या हो सकती है, इसका विधान करना। तो ये बाद में लिखते हैं कि संक्षेपतस्तु लक्षणम भावी व्याधि बोधकमेव लिंगम पूर्व रूपम।
तो ये निर्दोष लक्षण इस तरीके का है। तो कैसा वो आगे देखेंगे। भावी व्याधि का बोध करने वाला ही लक्षण जो है वो पूर्व रूप है। अब लिंग शब्द है, यहाँ पर एक एक शब्द हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए लिंग का अर्थ मैंने लक्षण ऐसा बताया, वो सही भी है, मगर यहाँ पर टीका में आप जब देखेंगे तो लक्षण, लिंग और रूप, ये तीन जो शब्द हैं ये खास अर्थ से इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए, संक्षेपतस्तु लक्षणम, यहाँ पर जो लक्षण शब्द है ये मैंने जैसे बताया पूर्व रूप की व्याख्या करने वाला इस अर्थ से है। लिंग जो शब्द है वो, लिंग का मतलब क्या है, तो विशिष्ट अर्थ है उसका, जो व्याधि को बताने वाला उसका वो कैसा है वो दिखाने वाली चीज, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके उसके लिए लिंग ये शब्द का इस्तेमाल किया है। और पूर्व रूप, इसमें रूप शब्द है और बाद में भी जाके रूप ऐसा शब्द आता है। तो ये निदान पंचक में जो पूर्व रूप और रूप ये शब्द है, इनके बारे में कहते हैं। तो ये पूर्व रूप क्या है, व्याधि का पूर्व रूप है। रूप क्या है, व्याधि का रूप है, लक्षण है, रूप है। तो इस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल जो है वो कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, संदर्भ के द्वारा जान लीजिए। एक शब्द का एक ही अर्थ सब जगह पे जान नहीं सकते, ऐसा है। इसके बारे में वास्तविकता से तो चरक विमान स्थान में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी व्याख्या उन्होंने सब कर दी है, मगर वो और अलग विषय हो जाएगा। अब तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करेंगे। तो आगे जाएंगे। एवकारेण निदान उपशययोः संप्राप्तेश्च दोषेति कर्तव्यता रूपाया व्यवच्छेद। अब ये जो लक्षण हमने बनाया है, टीकाकार कहते हैं कि ये जो लक्षण है ये निर्दोष लक्षण क्यों है। तो इस लक्षण पर जो जो आपत्ति आ जाती है उन सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाता है। अब क्या आपत्ति आ जाती है, पहली तो आप कहेंगे कि निदान और उपशय, इसका भी वर्णन इसी वाक्य के द्वारा होता है क्या, ये पहला आप लोग चेक करेंगे। भावी व्याधि बोधकमेव लिंगम पूर्व रूपम, तो इससे हमें सिर्फ पूर्व रूप समझता है या निदान उपशय वगैरह बाकी भी बातें समझती है। तो इसमें देखिए, इसमें हमने एव शब्द का इस्तेमाल किया है। एव कारेण निदान उपशययोः संप्राप्तिश्च व्यवच्छेदा। अब यहाँ पर एक शब्द है दोषेति कर्तव्यता रूपाया संप्राप्ते ही व्यवच्छेदा। तो ये क्या है, तो संप्राप्ति के बारे में तो मैंने शुरू में भी बताया था कि संप्राप्ति दो किस्म से जानी जा सकती है। एक तो दोषेति कर्तव्यता रूप संप्राप्ति और व्याधि जन्म संप्राप्ति। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि निदान का, उपशय का और संप्राप्ति का, जो दोषेति कर्तव्यता रूप संप्राप्ति है उसका व्यवच्छेद एव इस शब्द से हो जाता है। तो भावी व्याधि का ही बोध करने वाला जो लिंग है वो पूर्व रूप है। अब कैसे, ऐसे क्यों कह रहे हैं, तेषाम तज्जातीयानाम उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधि बोधकत्वात्, क्योंकि निदान, उपशय और संप्राप्ति ये जो है वो तज्जाति, अपने खुद के जो व्याधि है, जिस व्याधि के वो निदान है, जिस व्याधि का वो उपशय है, जिस व्याधि की वो संप्राप्ति है, वो उत्पन्न व्याधि के बारे में भी बताते हैं और अनुत्पन्न व्याधि के बारे में भी बताते हैं। अब उसके उदाहरण दिए हैं, जैसे कि निदान के बारे में आप सोचेंगे और मृद भक्षण, ये अगर निदान है तो मृद भक्षण निदान क्या क्या बताएगा आपको, तो भावी व्याधि भी बताएगा। भावी व्याधि, भावी पांडुरोगम अनुपशय रूपंच वर्तमान विशिष्ट व्याधि बोधयति। तो मृद भक्षण आपने कर लिया तो आपको ये समझ, मतलब जिस रुग्ण में जो करता है उसके बारे में आप क्या समझेंगे
कि उसे पांडुरोग होने वाला है, तो भावी व्याधि भी आपको समझेगा और वर्तमान व्याधि भी समझेगा। कैसे? अनुपशय रूपं च वर्तमान विशिष्ट व्याधि बोधयति। तो जो कोई मृदभक्षण रूप जन्य पांडु है, ऐसा रोगी है, उसका उत्पन्न व्याधि है और वो अगर मृदभक्षण करता है तो उसे अनुपशय हो जाएगा और उसके द्वारा आप वर्तमान व्याधि का ज्ञान भी आपको मिलेगा। वर्तमान विशिष्ट व्याधि बोधयति। अब ये निदान के बारे में हो गया। अब उपशय का क्या है? उपशयो अपि पूर्व रूपावस्था प्रयुक्तो भावी विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। तो उपशय भी आप अगर पूर्व रूप की अवस्था में अगर आप उसका उपयोग करते हैं, उपशय अनुपशय ये वैद्य ने देखने वाली बातें हैं या रुग्ण ने देखने वाली बातें हैं, तो उसका प्रयोजन करना पड़ता है। तो पूर्व रूपावस्था में अगर ये प्रयुक्त करेंगे, ये आपकी टेस्ट है, समझ लीजिए, जैसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे आयुर्वेद में निदान के लिए उपशय अनुपशय नाम का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। उसके द्वारा ही हम गूढ़ लिंग जो व्याधि है वो जान सकते हैं। तो उपशय जो है वो पूर्व रूपावस्था में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया उसका, तो वो भविष्यकालीन व्याधि का ज्ञान आपको कर देगा। भावी विशिष्ट अवस्था प्रयुक्तश्च वर्तमान विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। और रूपावस्था में अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तो वर्तमान विशिष्ट व्याधि का ज्ञान आपको हो जाएगा। संप्राप्तिश्च पूर्वरूपस्य मध्याह्नादौ उत्पत्ति प्रकोपाभ्याम भविष्यद विशिष्ट व्याधि। अब संप्राप्ति के बारे में कैसे है? संप्राप्ति में अगर आप संप्राप्ति के द्वारा आपको भविष्य व्याधि आपको जानना है, तो जब पूर्व रूप शुरू है तभी आपने अगर ये निरीक्षण कर लिया कि मध्याह्न में प्रकोप होता है या मध्याह्न में उत्पत्ति होती है उस रोग की, उस लक्षण की, उस व्याधि की, तो किस तरीके की संप्राप्ति है? मध्याह्न में है तो पित्त का कारण तो आ जाएगा उसमें, प्रातः काल है तो कफ का आ जाएगा, सायंकाल है तो वात का आ जाएगा। इस तरीके से आपको संप्राप्ति समझेगी। और पूर्व रूप में आपने इस्तेमाल किया है इसलिए आपको भविष्य व्याधि का, भावी व्याधि का जो है आपको ज्ञान मिल जाएगा। रूपस्य, अब इसमें एक थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम आ जाता है। रूपस्य च मध्याह्न प्रकोपादिना वर्तमान विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। अब आपने अगर रूप चल रहा है व्याधि का, व्यक्त रूप है, उत्पन्न व्याधि है, तो रूप अगर चल रहा है तो वर्तमान विशिष्ट व्याधि का ज्ञान आपको संप्राप्ति करा देगी। इति येषाम उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधि बोधकत्व। तो इस तरीके से ये समझ में आ जाता है कि संप्राप्ति, उपशय और हेतु मतलब निदान, ये जो है वो उत्पन्न व्याधि का ज्ञान भी हमें करा देते हैं और भविष्य व्याधि का ज्ञान भी हमें करा देते हैं। पूर्व रूप का ऐसे नहीं है, भावी व्याधि में बोधयति ऐसा है। इसलिए एव जो शब्द है ये इसके द्वारा इन तीनों का निराश हो जाता है, तो ये एकदम सही लक्षण बन जाता है। भावी व्याधि बोधक मेव लिंगम पूर्व रूपम, ऐसा बन जाता है। अब इसमें शंका आ जाती है, ननु यदा पूर्वरूप विशेषं स्मृत्वा उत्पन्न व्याधेः विशेषावधारणं तथा पूर्वरूपमपि वर्तमान व्याधि बोधकम्। अब पूर्वरूप कोई हो गया है और व्याधि आगे चला गया है, रूपावस्था में गया है या उसके भी आगे गया है, और वो जो पूर्व रूप घटा था उस वो पूर्व रूप आपको याद आ गया, स्मृत्वा, बाद में याद आ गया। तो बाद में अगर याद आ गया तो उसके द्वारा भी तो आपको वर्तमान व्याधि का बोध हो जाएगा। तो आपके लक्षण में ये बात कवर नहीं हो रही। वर्तमान व्याधि का भी बोध कराता है, भविष्य व्याधि का भी बोध करा जाता है, देता है, ऐसा हो जाएगा। इसमें उदाहरण भी एक उन्होंने दिया है, यथोक्तम रक्तपित्त प्रमेह रूप संदेहे चरकेण हरिद्रवर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य हि पूर्व रूपैः यो वदेत्
न वदेत प्रमेयम रक्तस्य पित्तस्य ही सब प्रकोप, ऐसा कुछ है आगे। तो ऐसा कहा है चरक ने कि हरिद्र वर्ण या रुधिर वर्ण मतलब रक्त वर्ण ऐसा मूत्र का अगर परिवर्तन हो रहा है तो आपको ये संदेह हो जाता है कि ये व्याधि कौन सा है, प्रमेह है या रक्तपित्त है। पूर्व रूप में ही ऐसा अगर हो रहा है तो यहाँ पर आपने क्या कहना चाहिए कि फिर प्रमेह के अगर पूर्व रूप नहीं है तो ये प्रमेह नहीं हो सकता, ये रक्तपित्त ही होना चाहिए। रक्तस्य पित्तस्य ही सब प्रकोप, रक्तपित्त का ही वो प्रकोप है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा चरक ने कहा है। तो ये क्या कर दिया, स्मरण की वजह द्वारा, स्मृति के द्वारा आपने वर्तमान विशिष्ट व्याधि का ज्ञान करा लिया और वो भी पूर्व रूप के द्वारा करा लिया, तो आपके लक्षण को बाधा आ गई। तो इसका उत्तर देते हैं, अत्र उच्यते किम व्याधि जन्मनः पूर्वम पूर्वरूपम गृहीतम न वा। तो यहाँ पर ये हम लोग कहते हैं कि आपको एक प्रश्न हम पूछते हैं कि व्याधि जन्म के पहले आपने पूर्व रूप का ग्रहण किया था या नहीं किया था। अगर आपने व्याधि जन्म के पहले ही पूर्व रूप का ग्रहण किया था तो वो भावी व्याधि बोधक ही हो जाएगा, उसको भावी व्याधि बोधकत्व आ जाएगा। ग्रहण किया था मतलब जो लक्षण जब घटा था तब आपने ये जान लिया था क्या कि इस लक्षण मतलब ये पूर्व रूप जो हो गया था उस पूर्व रूप के समय आपने ये जान लिया था क्या कि इसके बाद में प्रमेह व्याधि होने वाला है। अगर आपने जान लिया था तो वो व्याधि भावी व्याधि बोधकत्व ही आ जाएगा उसमें और एवकार भी आ जाएगा। तो ये हमारे लक्षण में तो बराबर सही बैठता है। अगर दूसरी बात है पूर्व रूप आपने ग्रहण नहीं किया तो क्या होता है, द्वितीय स्मरणोत्पत्ति रेव न स्यात्। तो अगर आपने पहले ही ये नहीं समझा था कि ये जो कोई लक्षण घटा है, जैसे प्रमेह का पूर्व रूप है दंतादि नाम मलाढ़त्वम प्रागरूपम, तो इसमें दंतादि मलाढ़त्व, पाणिपाद दाह, देह चिक्कणता ये हो गया था और आपको उस समय ये नहीं समझा था कि ये प्रमेह का पूर्व कुछ तो हो रहा है, ये आपने देख लिया था, ये सब लक्षण हो रहे हैं, ये आपने देख लिया था, मगर ये प्रमेह का पूर्व रूप है और इसके बाद में पक्का प्रमेय ही होने वाला है, इस तरीके से आपने जाना नहीं था। तो वो तो इस लक्षण के अंदर नहीं आएगा और आपने भावी व्याधि का बोध कर लिया और वर्तमान व्याधि का बोध कर लिया, ऐसा हो ही नहीं जाएगा क्योंकि स्मरणोत्पत्ति ही नहीं हो जाएगी। आपको बाद में इस तरीके से वो उसकी स्मृति होगी ही नहीं कि ये हमें ज्ञान हुआ था भावी व्याधि का, इस तरीके की स्मरणोत्पत्ति आपको नहीं होगी क्योंकि क्या है, अनुभवाभावात्, क्योंकि वैसा अनुभव आपको नहीं हुआ था जब ये सब पूर्व रूप हुए थे, तो आपको ये होने वाला है ऐसा इस तरीके का अनुभव पहला नहीं था, उसके पहले आपको पता नहीं था कभी भी कि पहले ऐसे होता है दंतादि मलाढ़त्व, फिर बाद में जाके उस प्रमेय हो जाता है। तो इस तरीके का अनुभव आपके पास अगर होगा तो अलग बात है, वो तो नहीं था आपके पास वो अनुभव, तो आपको उसके द्वारा वर्तमान विशिष्ट व्याधि का बोध हो गया ऐसा नहीं कह सकते। अब इसके बारे में वही आगे कहते हैं, अथ उच्यते पूर्व रूपम दंतादीनां मलाढ़त्वादि रूपम स्वरूपेण अनुभूतमेव। स्वरूपेण अनुभूतमेव का मतलब क्या है कि जब हो गया था तो हो गया था, वो तो हमें समझ रहा था ना, हो रहा है, दंतादि मलाढ़त्व हो रहा है, चिक्कणता हो रही है या पानी, किंतु प्रमेह पूर्व रूपतया न प्रतिभातम, ये प्रमेह का पूर्व रूप है इस तरीके से तो हमने नहीं जाना था। उत्पन्ने तु व्याधौ तत्स्मृतम प्रमेह विशेषम अवधारयति। अब व्याधि उत्पन्न हो गया, फिर आपने ये याद कर लिया कि इस तरीके का प्रमेह विशेष होता है,
प्रमेय अगर होना है तो दंतादीनां मलाढ्यत्व वगैरह होता है, ये आपने स्मरण कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ एवं तर्हि पूर्व रूप स्मरणम कारणम न तो पूर्व रूप। तो इसका मतलब है कि पूर्व रूप का जो स्मरण है वो आपको ज्ञान कराने के लिए कारण है। पूर्व रूप जो है उसके द्वारा आपको ज्ञान नहीं हुआ, उसके स्मरण के द्वारा आपको ज्ञान हुआ। अब देखिए इसमें आपको ऐसे लगेगा ये सब शब्द चल रहा है, मगर ये शब्दच्छल नहीं है। आपको पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, उपचय क्या है, इसका पूरी तरह से अगर आपको मतलब ये समझ में आ गया तो आपको व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही लाभ होने वाला है। कैसे होने वाला है वो हमें अगर समय मिला तो हम 5 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस पर फोकस कर लीजिए और ये समझ लीजिए। तो ये पूर्व रूप का स्मरण जो है वो आपको ज्ञान के लिए कारण होगा, पूर्व रूप ज्ञान के लिए कारण नहीं होगा। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्हें कोई लक्षण करना है पूर्व रूप का और वो निर्दोष लक्षण करना है। तो आप उस पर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का लक्षण करना है। और रूपावस्थायाम तस्य व्यापकत्वात्, आपको स्मरण जो है वो आपके ज्ञान का कारण है, क्योंकि जब रूप प्राप्त हो गया, रूपावस्था में आ गया, तस्य व्यापकत्वात्, तो पूर्व रूप नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब वो व्यक्त हो गया होगा और वो अभी तक होगा भी, रूप के अंदर मौजूद होगा, मगर वो जब हुआ, जब है अभी तक, तो वो पूर्व रूप नहीं कह सकते, वो तो रूप बन गया क्योंकि अभी ये उत्पन्न व्याधि हो गया है, उसे पूर्व रूप नहीं कहना चाहिए, रूप कहना चाहिए। अब इसमें और भी एक बात है, स्मरणम न प्रमाणमिति चेत। तो आप कह रहे हैं कि स्मरण के द्वारा ज्ञान होता है। अब ये तो हमने सुना नहीं कभी, क्योंकि स्मरण ये कोई प्रमाण नहीं है ज्ञान होने का। युक्ति प्रमाण है, आप्तोपदेश प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मगर स्मरण ये थोड़ी प्रमाण। तो उसके बारे में कहते हैं सत्यम। ठीक है, ये तो कहना ठीक है आपको, परंतु ये जो स्मरण है ये सिर्फ स्मरण नहीं है, उसके साथ और भी कुछ है। क्या है? पूर्वानुभव जनित संस्कारोपस्थापित स्मरण सहकृतम पूर्व रूपम व्याधि विशेष बोधकम। तो ये सिर्फ स्मरण नहीं है, आपको इसके पहले कोई पूर्वानुभव भी है कि ऐसे ऐसे दिखता है, दंतादीनां मलाढ्यत्व, पाणिपाद दाह वगैरह, उसके बाद में जाके प्रमेय होता है। ये आपको पूर्वानुभव है, और उस पूर्वानुभव के कारण कुछ संस्कार हुआ है आपकी बुद्धि में, आपके स्मृति में कुछ संस्कार हुआ है। तो उस उपस्थित, वो संस्कार उपस्थित है आप में, और उस संस्कार के साथ आपको इस पर्टिकुलर पेशेंट का लक्षण का स्मरण है, मतलब उसके जो जो कुछ दंतादि मलाढ्यत्व हुआ था उसका स्मरण है। उस स्मरण सहकृतम, उस स्मरण के साथ जो पूर्व रूप है वो व्याधि विशेष का बोधक है, न तो केवलम स्मरण। तो केवल स्मरण ये व्याधि का बोधन करता है ऐसी बात नहीं। इसलिए आपने जो ऑब्जेक्शन ले लिया कि स्मरण ये कोई प्रमाण नहीं है, वो ऑब्जेक्शन निकल जाता है, तो ये सिर्फ स्मरण नहीं है, ये एक तो इसमें पूर्वानुभव जनित संस्कार है, और दूसरी बात वो जो पूर्व रूप हुआ था वो है, और इसके साथ जो होने वाला स्मरण है वो आपके पास है, केवल स्मरण नहीं। यथा संस्कारोपस्थापित स्मरण सहकृतम चक्षु प्रत्यभिज्ञायां प्राग अवस्था विशिष्ट घटावबोधकम स्वयं घटयति। अब इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे अगर आपने जिंदगी में पहली बार अगर कोई मिट्टी का घड़ा देख लिया, तो आपको ये तो पता नहीं होगा कि ये घड़ा है, इसे घड़ा कहना चाहिए, या घड़ा है, आपको ये पता भी नहीं है, आपने पहली बार अगर देख लिया,
तो कुछ आपके आंखों पर उसका संस्कार हो गया। आंखों पर, ये आंख ये तो बाहर की बात है। अब यहाँ पर चक्षु शब्द है, तो चक्षु तो ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय हमेशा मन और बुद्धि के साथ जुड़ा रहता है, तो ये वाला चक्षु उसके बारे में कह रहे हैं, स्मरण के साथ जुड़ा रहता है। तो चक्षु पे आप पे इस तरीके का संस्कार हो गया, और संस्कार उपस्थापित हो गया आपका चक्षु। और उसके बाद में आपने दूसरी बार अगर मिट्टी का घड़ा देख लिया, तो आपको ये स्मृति हो जाएगी कि पहली बार हमने देखा था, वो घड़ा था, वो मिट्टी का इस तरीके से बना था, वो आपको याद रहेगा। तो स्मरण सहकृत चक्षु है आपकी। दूसरी बार जब आप देखते हैं, तो आपके जो चक्षु है, आपके जो ज्ञानेंद्रिय है, वो स्मरण के साथ उपस्थित है। तो वो प्रत्यभिज्ञायाम कारणम, तो उसकी प्रत्यभिज्ञा के कारण प्रत्यभिज्ञा का वो कारण हो गया आपका। क्या, कौन सा कारण हो गया कि संस्कार उपस्थापित स्मरण गृह सहकृत चक्षु, ये आपकी प्रत्यभिज्ञा का कारण हो गया। प्रत्यभिज्ञा मतलब स्मरण के द्वारा जो ज्ञान होता है उत्पन्न होने, स्मृति की सहायता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो ज्ञान, आप ये समझ लीजिए, प्रत्यभिज्ञा का मतलब ज्ञान है। तो इस तरीके का ज्ञान आपको हो गया। किसके द्वारा हो गया? चक्षु के द्वारा हो गया। कैसे चक्षु है? वो स्मरण सहकृत है। किस चीज का स्मरण है? घट का स्मरण है। संस्कार उपस्थापित है, पहले कुछ संस्कार हुआ है, पहले हमने देख लिया है, फिर हमें वो पता चल गया, फिर दूसरी बार देख लिया, और फिर आप में ज्ञान हो गया। क्या हो गया? प्राग अवस्था विशिष्ट घटाव बोधकम। तो अवस्था विशिष्ट घट था जो आपका, उसके द्वारा आपको सोयम घटा, तो वही ये चीज है। ये जो दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं, वो वही चीज है, सोयम घटा, ये आपको ज्ञान हो गया। तो इसके द्वारा क्या बता रहे हैं? स्मरण ये प्रमाण नहीं है, ये जो है आप कहते हैं, तो वो उन्होंने असत्य कह दिया है उसको। तो स्मरण सिर्फ स्मरण नहीं है, पूर्वानुभव संस्कार उपस्थापित स्मरण है। तो इस तरीके का जैसे चक्षु होता है, मतलब आंख होती है, वैसे ही आपको पूर्व रूप है जो स्मरण के साथ है, वो आपके ज्ञान का कारण है, ऐसा उन्होंने कह दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। एवं स्मरणवत आप्तोपदेशे अपि वाच्यम। तो इसी तरीके से स्मरण ये जैसे कारण है यहाँ पर ज्ञान के लिए, तो वैसे ही आप्तोपदेश के बारे में भी हो जाता है। सिर्फ आप्तोपदेश ये किसी और का स्मरण है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप्तोपदेश अगर है, तो आप्तोपदेश में हमें क्या मिलता है कि हमने अगर पहले ही बार घट देख लिया है, तो आप तो हमें बताते हैं कि भैया ये घट है, तो हमें किसी और के स्मरण का फायदा मिल जाता है, और हम आप्तोपदेश से ये 100% ज्ञान हमें हो जाता है कि ये घट है, पहली बार ही हो जाता है। तो इसी तरीके से आप्तोपदेश के द्वारा हमें पूर्व रूप क्या है ये समझ में आ जाता है कि दंतादि मलाढ़ पाणिपाद दाह, इस ये अगर पहले आप देखेंगे, तो उसके बाद में प्रमेय होने वाला है, ये तो ज्ञान हमें आप्तोपदेश के द्वारा पहले ही मिल गया है। तो जैसे ये स्मरण है, तो उसकी जगह आप्तोपदेश ने ले ली है। तस्य च लिंग पदेन विदास। अब ये सब कुछ जो है चल रहा है, ये किस लिए है? तो आप कहेंगे ये जो चक्षु है, ये जो आप्तोपदेश है, ये भी भावी व्याधि का बोध करा देते हैं। स्मरण के साथ है, किसके साथ है वो अलग बात है, मगर वो भावी व्याधि का बोध करा देते हैं कि नहीं? करा देते हैं। सिर्फ भावी व्याधि का बोध कराते हैं कि नहीं? करा देते हैं। तो आपने लक्षण क्या कर लिया है? भावी व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम। तो व्याधि, ये दो चीजें जो है आपका स्मरण सहकृत चक्षु और आप्तोपदेश, भावी व्याधि का बोध करा देते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तस्य च लिंग पदेन विदास।
तो ये जो दो चीजें हैं ये लिंग थोड़ी है, ये लिंग नहीं है। तो लिंग क्या है, लिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले शुरुआत में थोड़ा प्रयास किया आपको बताने का, लिंग अलग है, लक्षण अलग है, रूप अलग है। लिंग का मतलब क्या है वो आगे आ जाएगा, इसलिए हम ये बात पढ़ेंगे आगे की। तस्य च लिंग पदेन व्युदासः भावी पदेन रूपस्य, भावी व्याधि बोधक में लिंगम ऐसा है ना, तो भावी जो पद है उससे रूप का विदास हो जाता है, क्योंकि रूप कब आता है, उत्पन्न व्याधि में आता है, भावी व्याधि में नहीं आता। मतलब भावी व्याधि होना है तो सिर्फ जो आता है वो उसे पूर्व रूप ही कहते हैं, जो लिंग आता है उसे पूर्व रूप है। तो भावी पद जो है उससे रूप का निराकरण हो जाता है। लिंग पदे न चक्षुरादे, तो लिंग शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, तो आप चक्षु, स्मरण और आप्तोपदेश, इनको इनको आप पूर्व रूप ना कहे, इसलिए लिंग शब्द इस्तेमाल किया है। तस्य घट ज्ञानादि साधारणत्वेन अलिंगत्वात्, तो चक्षु लिंग क्यों नहीं है, चक्षु को लिंग क्यों नहीं कहना चाहिए, तो ये बता रहे हैं कि लिंग किसको कहना चाहिए, असाधारणम ही लिंगम भवति, लिंग जो है वो हमेशा असाधारण होता है। असाधारण का मतलब है जिस चीज को आपको जानना है उसका उस, उसके जानने का कोई भाव उस चीज पर अवस्थित रहता है। तो जो वो भाव है वो असाधारण होना चाहिए, वो कॉमन नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए होना चाहिए। जैसे हमें अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो हम उसके तरफ देखते हैं और उसका रूप जो है, उसका आकार, उसका चेहरा, इसके द्वारा हम जानते हैं, क्योंकि उसका नाक, उसकी आंखें, उसका मुंह, उसका चेहरा जो है वो सिर्फ उसी का होता है। तो उसके द्वारा उसका शब्द, उसके भाषा, उसके बोलने का तरीका, उसका स्वभाव, ये सब उसका अपना होता है, वो असाधारण होता है, वो कोई 10 लोगों का नहीं होता। उससे ही अच्छा उदाहरण लेना है तो आप फिंगरप्रिंट का ले लीजिए, जिससे कि हर किसी का फिंगरप्रिंट अपना खुद का ही होता है, तो वो असाधारण होता है, सबके लिए वो वैसा ही नहीं होता। क्योंकि अगर चेहरा वगैरह देख लेंगे तो एक जैसे दिखने वाले भी लोग मिल जाएंगे आपको, एक जैसा आवाज होने वाले भी मिल जाएंगे, मगर फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक होगा। तो असाधारण जो होता है उसे लिंग कहते हैं। और आप जो ये चक्षु वगैरह, चक्षु स्मरण और आप्तोपदेश कह रहे हैं, ये व्याधि का के बारे में बताने वाले ही है, सिर्फ ऐसा नहीं, वो घट के बारे में भी बताएंगे, घट का ज्ञान भी हो जाएगा, किसी और चीज का ज्ञान भी हो जाएगा। तो ये साधारण ज्ञान कराने वाले हैं, ये कोई पर्टिकुलर ज्ञान कराने वाले नहीं है। और लिंग जो है वो असाधारण ज्ञान कराने वाला होता है, उससे वही चीज हमें समझ में आनी ही चाहिए। ऐसे अगर ऐसा है तभी उसे लिंग कहते हैं। देखिए ये जो है ना, कह रहे हैं, इसे बहुत ही ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हमें बाद में जाके क्या करना है, व्याधि और व्याधि का निदान करना है। और व्यवहार में अगर अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होता है बाद में, पूर्व रूप ढूंढ के निकालना पड़ता है, रुग्णों को स्मृति के द्वारा ढूंढ के निकालना पड़ता है, उसकी तरफ देखकर उसका व्याधि कौन सा है, दोष कौन सा है, ये 100% हमें समझ में आना चाहिए। तो जो भी लक्षणों का समुच्चय हम उस रुग्ण में देखेंगे, उसके द्वारा ये हम एकदम करेक्ट पता चलना चाहिए कि ये कौन सा व्याधि है, ये वातज ज्वर है या आगंतु ज्वर है या पित्तज है, ये सही तरीके से पता चलना चाहिए। तो असाधारण लक्षण उसका पता होना चाहिए हमें। पूर्वरूपम अविद्यमानस्यापि व्याधिर्लिंगम भवत्येव, ये आखिरी जो बात है ये थोड़ा
अलग है, ये इसके लक्षण के बारे में नहीं है। इसलिए यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया है अभी, तो ये जो निर्दोष लक्षण इन्होंने कह दिया है, ये उसके तीनों जो मुद्दे हैं वो हो गए हैं। तो यहाँ पर किसी को कुछ शंका है तो आप बीच में भी चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बोलते रहेंगे क्योंकि लिंक नहीं ब्रेक होनी चाहिए। एतच्च पूर्वरूपम अविद्यमानस्यापि व्याधिर्लिंगम भवत्येव यथा विशिष्ट मेघोदयो वृष्टि। अब ये क्या कहा है उन्होंने, तो आपको ऐसे शंका कि आपने लिंग का बता दिया कि वो असाधारण होना चाहिए, तो लिंग से आपको तो पता होना ही चाहिए ये क्या है। और पूर्व रूप, आप कह रहे हैं कि पूर्व रूप लिंग है, तो पूर्व रूप अगर हो गया तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये व्याधि है, ये विशिष्ट व्याधि है, ये प्रमेह व्याधि है, ये रक्तपित्त व्याधि है, ये आपको पक्का पता चल जाएगा। आपको पता चल गया मगर व्याधि तो अभी विद्यमान भी नहीं है, क्योंकि व्याधि की उत्पत्ति हुई नहीं है। अब उत्पत्ति हुई नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये लिंग है, क्योंकि लिंग के द्वारा आपको असाधारण लिंग होने की वजह से आपको पक्का पता चल रहा है कि ये व्याधि है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज विद्यमान ही नहीं है, अभी अस्तित्व में भी नहीं आई है, फिर भी आप उसे लिंग कह रहे हैं। तो वो बाद में बताते हैं कि भैया ऐसे होता है, कोई चीज अगर विद्यमान भी नहीं है, अस्तित्व में भी नहीं आई है, फिर भी हमें पता चलता है। कैसे? यथा विशिष्ट मेघोदयो वृष्टि, जैसे विशिष्ट मेघों का अगर उदय हो गया, विशिष्ट मेघ अगर अ, बादल अगर आपको आकाश में दिखे, काले बादल या घने बादल, जो भी आपको, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको पता है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बादलों को देखकर बारिश होने वाली है या नहीं ये बता सकते हैं पक्के तरीके से। तो उससे वृष्टि का पता चल जाएगा, बारिश होने वाली है या नहीं है उसका पता चल जाता है। तो आपका असाधारण जो है वो लिंग है, उसके द्वारा अविद्यमान बात जो है अभी अस्तित्व में नहीं है, भविष्य में होने वाली है, फिर भी आपको उसका 100% गारंटी से पता चल जाता है। तो पूर्व रूप में ही आपको व्याधि का पूरी तरह से पता चल गया। तो ये पूर्व रूप बड़ा ही अहमियत है। अब पूर्व रूप के बारे में थोड़ा और बताएंगे तो ऐसे है उसमें कि पूर्व रूप में कई कई रोग ऐसे होते हैं कि उनका पूर्व रूप होता है और तुरंत फिर रोग हो जाता है, जैसे ज्वर के जैसा है। ज्वर का पूर्व रूप है श्वरम श्रमोरति विवरणत्वम, या विशिष्ट पूर्व रूप है जृंभात्यर्थम समीरणात् पित्तात् नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिर भवेत्। और दूसरे कुछ पूर्व रूप है जैसे बाल प्रद्वेष, मतलब छोटे बच्चों के बारे में प्रद्वेष हो जाना, या कई कई और भी विशिष्ट पूर्व रूप उन्होंने ज्वर के बारे में दिया है, जैसे अचानक से एकदम प्रकाश जो है वो सहन नहीं होता, खिड़कियों के पर्दे वगैरह लोग बंद कर लेते हैं, या उनको थोड़ा भी हवा का झोंका जो है वो सहन नहीं होता, वो सब बंद करते हैं, एक एकांत में बैठ जाते हैं, किसी को शिरशूल हो जाता है। बच्चों के बारे में उनकी माएँ बताती है हमेशा कि इसको अगर ये इस तरीके का बर्ताव करने लगा तो समझिए उसको पक्का एकदम ज्वर आ जाएगा। तो माँ को बिल्कुल सही पता चलता है कि उसे अब ज्वर होने वाला है। तो ये सिंपल सी बात है कि अ, उनको भी पता चलता है कि कौन सा रोग होने वाला है। तो पूर्व रूप हमारे साथ, हमारे पास कितना बड़ा साधन है कि कौन सा व्याधि होने वाला है, इसका हमें पहले ही निदान हो गया। तो अगर इतना जल्दी निदान हो गया तो हम चिकित्सा में कितनी अच्छी तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए पूर्व रूप को बहुत बड़ी अहमियत है। कुछ पूर्व रूप ऐसे होते हैं
कि वो बहुत ज्यादा दिन तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और प्रमेह इसका एक उदाहरण है कि दंतादीनां मलाढ़त्वम, पाणिपाददाह, ये बहुत दिन तक चलता रहता है। रुग्ण को थोड़ा ध्यान में आता है, थोड़ा नहीं आता, वो दुर्लक्ष्य करता है, कभी कभी ध्यान देता है उसकी तरफ, मगर कभी बहुत बार ऐसा होता है कि इन चीजों के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते कि दंत में मलाढ़त्व है। अब इसमें डिस्टिंक्शन जो है वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमेशा इस आदमी के दंत ऐसे थे या मलाढ़त्व उसके बाद में हो गया है। अब इस पे ये बारीकी से देखने वाली बात है। ये तो कोई ऐसे ही समझ में आने वाला नहीं है। हस्तपाद दाह तो खैर ज्यादा समझ में आ जाएगा। और ये पूर्व रूपावस्था में कई दिन तक चलेगा, कई महीनों तक चल सकता है, और शायद कई सालों तक भी चल सकेगा। मगर ये लक्षण, जब ये जो लिंग है, पूर्व रूप है, ये जब पूरी तरह से व्यक्त हो जाएगा और उसके साथ और भी जो रूप प्रमेह के हैं, जैसे प्रभुता विलंबता, ये लक्षण है उसका, ये आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्व रूप था, या प्रभुता विलंबता नहीं है और सिर्फ पाणिपादिता और दंतादि मलाढ़ तो चल रहा है थोड़ा बहुत, या इसमें से कुछ भी चल रहा है, तो उसके द्वारा आप भावी प्रमेह का निदान कर सकेंगे। प्रमेह का अगर चरक में आप वर्णन देख, थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा मगर इम्पोर्टेंट है। तो चरक में अगर देखेंगे तो प्रमेह और प्रमेह पीड़का, इस तरीके का विभाग उन्होंने रोग चतुष्क में किया है। और प्रमेह पीड़का के द्वारा भी हमें व्यावहारिक व्यवहार में हम भावी प्रमेह का निदान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा है कि अव्यक्त लक्षणम तेषां पूर्व रूपम इति स्मृतम, ऐसे कई जगह पे लिखा है। तो व्याधि के रूप जो होते हैं वो अगर अव्यक्त स्वरूप में अगर आप में दिखे, मतलब कम स्वरूप में, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ये अगर कम है, तो आप उसे पूर्व रूप कह सकते हैं, और उससे आपको भावी व्याधि का बोध भी हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको छोटी छोटी फुंसी आती रहती है, या कभी कभी बड़ी तरीके से जैसे पीड़का आती है, तो वो अगर माइल्ड है तो उसके बाद में बड़ी प्रमेह पीड़का होने वाली है, ऐसा आपको पहले भी पता चल सकता है, व्यवहार में चल सकता है। ऐसे कई सारे बाकी सारे रोग ऐसे हैं कि जिनके अव्यक्त लक्षणों के द्वारा बाद में आप व्यक्त लक्षण का, जो सर्वसंपूर्ण लक्षण हाँ कहते हैं, इस तरीके का रोग हो जाएगा, ऐसा ज्ञान आपको पहले ही हो सकता है। और ऐसा प्रयास हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व रूपावस्था में ही अगर आपने चिकित्सा कर ली तो आपको यश मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब पूर्व रूप के बारे में हो गया। अब आगे जाएंगे रूप की तरफ। रूप लक्षण, तो ग्रंथकार ने, माधवकर ने रूप का क्या लक्षण किया है वो देखते हैं। तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्यभिधीयते, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। तदेव व्यक्तताम यातम, तदेव मतलब पूर्व रूप ही, व्यक्तताम यातम व्यक्तता को जब प्राप्त, तब रूपमित्यभिधीयते तो उसे रूप कहते हैं। इतना सीधा सा, सादा सीधा व्याख्या या लक्षण उन्होंने बना दिया है। और जैसे निदान में किया था निमित्त हेतुआयतन प्रत्युत्थान पर्याय, उसी तरीके से और भी एक लक्षण किया है, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। इन पर्याय शब्दों के द्वारा जो समझ में आता है उसे भी रूप कहते हैं। तो उसकी टीका, यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति तथापि व्याधि स्वरूप ज्ञानार्थम रूपमाह तदेव इत्यादि। क्रम देखा जाए
तो व्याधि कैसे होता है, पहले तो निदान घटता है और निदान के बाद जाके उस रुग्ण में कुछ कुछ पूर्व रूप दिखने लगते हैं। पूर्व रूप दिखने लगते हैं, उसके साथ ही संप्राप्ति शुरू हो जाती है। संप्राप्ति जैसे आगे जाती है वैसे रूप दिखने लगता है और रूप के बाद में फिर हम उपशय और अनुपशय इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो टेस्ट है, हमने देख लिया। वो हमें व्याधि नियुक्ति के लिए उनका इस्तेमाल करना है। तो इस क्रम से अगर देखा जाए तो पूर्व रूप के बाद में संप्राप्ति घट जाती है। अगर इन्होंने रूप का वर्णन पहले क्यों दिया है, तो व्याधि स्वरूप ज्ञानार्थ। तो आपको क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको व्याधि को जानना है पहले। तो रुग्ण में आप रुग्ण को आपको देखना है, देखने के बाद आपको पहले की चीज क्या करनी है कि इसका क्या व्याधि है उसके बारे में आपको सब कुछ जानना है। तो वो जानकारी जो है वो आपको किससे मिलेगी, निदान के द्वारा मिलेगी। पूर्व रूप रुग्ण बताएगा या आप देखेंगे, और रूप अगर होगा तो रूप दिखेगा, उसके द्वारा आपको जानकारी होगी। संप्राप्ति आपको ऐसे थोड़ी ही समझने वाली है। आप उस रूप को, उस निदान को, उस पूर्व रूप को उपशय अनुपशय के द्वारा टेस्ट करके फिर संप्राप्ति का ज्ञान आप करा लेंगे। तो पहले तो आपको रूप का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए रूप के बारे में बताते हैं। व्याधि के स्वरूप का जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए पूरी तरीके से। इसलिए व्याधि कैसा है, क्या है। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या, मेरी आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो व्याधि स्वरूप के ज्ञान के लिए रूप हमें जानना चाहिए। तो वो कहते हैं व्याधि स्वरूप ज्ञानार्थम रूपमाह तदेव तदेव पूर्व रूपमेव। तो जी ये हमारी शुरू में व्याख्या है, तदेव व्यक्तताम यातम रूपम इत्यभिधीयते। तो तदेव का क्या मतलब है, पूर्व रूपमेव, पूर्व रूप ही, व्यक्तताम उद्भूतता। व्यक्तता हो जाती है, इसका मतलब क्या है, उद्भूतता, मतलब वो अस्तित्व में आ जाता है। उद ये जब उपसर्ग लगता है तो इसका मतलब ऊपर उठकर या प्रकर्ष से व्यक्त हो जाता है, उद्भूतता प्रकर्ष से अस्तित्व में आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं, उद्भूतता में आ जाती है। ननु व्यक्तत्व पूर्व रूपस्य किम कार्त्स्न्येन एकदेशेन। अभी ये देखिए बड़ी सिंपल सी व्याख्या बना दी है। तो पूर्व रूप ही अगर पूरी तरह से व्यक्त हो गया तो समझिए हो गया, रूप को दिखा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तब इसमें पूर्व रूप के द्वारा हमें मतलब वही व्यक्त होने के बाद हमें जानना है। तो ये जो पूर्व रूप व्यक्त हो जाता है, आपने ये व्याख्या की है इसकी लक्षण की, तो ये कार्त्स्येन एकदेशेन, वो कार्त्स्य से होता है, मतलब सभी के सभी पूर्व रूप व्यक्त हो जाते हैं, या एक देश से, या किसी आपके किसी व्याधि के अगर 10 पूर्व रूप आपने बताए हैं, वो सब 10 के 10 व्यक्त हो जाते हैं, या एक देश मतलब एक ही व्यक्त हो जाता है। आद्य सर्वज्वराणाम असाध्यत्वम स्यात्। अगर आपने ये कह लिया कि कार्त्स्येन मतलब सभी के सभी पूर्व रूप व्यक्त हो जाते हैं, ऐसा अगर आपने बताया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ज्वर जो है व्याधि, वो सभी के सभी जो ज्वर हैं वो असाध्य हो जाएंगे, क्योंकि चरक ने ये कहा है पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरोत्तान्यति मात्रया यो विशत्येन मृत्युर्ज्वर पुरस्सरम, ये हमने देख लिया था। यम विशंति विशंत्येन विशत्येन मृत्युर्ज्वर पुरस्सरम।
तो सभी के सब पूर्व रूप जिस रुग्ण में आ जाते हैं, तो उसके शरीर में उस रुग्ण में मृत्यु ही ज्वर पुरस्सर घुस जाता है, ऐसे चरक ने इंद्रियस्थान ने कहा है। तो सबके सब पूर्व रूप अगर व्यक्त हो गए तो ज्वर, सभी ज्वर असाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आपकी व्याख्या से सभी पूर्व रूप व्यक्त हो जाएंगे, तो वो लक्षण कहना है उन्हें, तो सबके सब ज्वर असाध्य हो जाएंगे, इसका मतलब है। द्वितीय ही जुरुम्भात्यर्थम समीरणात् इत्यादिरपि पूर्व रूपस्य रूपत्व प्रसंगः। और अगर दूसरा, अगर आपने चॉइस ले लिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, सभी के सभी पूर्व रूप नहीं व्यक्त हो जाते, थोड़े बहुत हो जाते। तो आपने पहले कह दिया था विशिष्ट पूर्व रूप में कि सुश्रुत ने विशिष्ट पूर्व रूप बताए हैं, विशेष पूर्व रूप जिसे कहते हैं। जुम्भात्यर्थम समीरणात् पित्तान्नयनयोर्दाः। तो अत्यर्थ जुम्भा अगर है, बहुत ज्यादा जुम्भा है, तो वो वातज ज्वर का पूर्व रूप है। अगर अत्यर्थ है तो पूर्व रूप कैसे कह सकते हैं? ये सब बातें हमने, मतलब वो व्यक्त हो गया है ना पूरी तरीके से, तो व्यक्त हो गया तो उसे रूप कहना चाहिए। फिर इस ये जो दूसरा जो आपका ऑप्शन है एक देशेनवा, तो जुम्भात्यर्थम समीरणात् वगैरह से आपको उसे भी रूप कहना चाहिए, उसे भी रूप कहना पड़ेगा। इत्यादिरपि पूर्व रूपस्य रूपत्व प्रसंग, पूर्व रूप को रूप तो का प्रसंग आ जाएगा। तो ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। अब ये चूज करते हैं तो ये समस्या आ जाती है, वो करते हैं तो वो आ जाती है। तो उसमें से इन्होंने कैसे उत्तर निकाला है देख लीजिए। दैवम अनभ्युपगमात् न कृत्स्नस्य नापि एकदेशस्य। तरीके से आपको अभ्युपगम नहीं हो जाए। अभ्युपगम जो है वो क्या है वो देखेंगे, मगर वो आप अगर कोई एक लेंगे, ऑप्शन लेंगे, तो आपको उसका निर्णय नहीं हो सकता। किंतु अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेषस्य पूर्वरूप मात्रस्य व्यक्तस्य व्याधेर्लिंगत्वम्। तो आपका जो पूर्व रूप है वो अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेष इस तरीके से होना चाहिए, और वो अगर व्यक्त हो गया तो ही उसे लिंगत्व आ जाए। ये क्या है वो देखते हैं पहले। तो अभ्युपगम ये क्या है आपको तो पता है। अभ्युपगम मतलब उसका सीधा अर्थ जो है वो अपनाने या ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे अभ्युपगम कहते हैं, या अभ्युपगम अभ्युपगम, पास जाने की जो हमें जो ज्ञान मिलना चाहिए उसके पास, उसकी तरफ उसके पास जाने की जो क्रिया है उसे अभ्युपगम कहते हैं। वास्तविकता से ये न्याय शास्त्र में चरक में भी है। सिद्धांत तो जो अलग अलग किस्म के हैं, तो 4 प्रकार के हैं, उसमें से एक अभ्युपगम सिद्धांत इस तरीके। इसमें क्या कहते हैं कि आप कोई तो गृहीतक होता है, ठीक है, हमें पता नहीं है ये बात आप जो कह रहे हैं, मगर चलिए मान लेते हैं। जैसे कि द्रव्य है, तो वो आप मान लीजिए कि द्रव्य होता है, तो उसके बारे में बात हम पूछते रहते हैं कि ये द्रव्य कैसा है, आप कैसे उसे जानेंगे। तो अलग अलग ये द्रव्य नित्य है या अनित्य है, चलिए मान लेते हैं द्रव्य होता है इस तरीके से, मगर वो नित्य होता है क्या अनित्य होता है, इसका उत्तर दे दीजिए। ऐसे उसके बारे में पहले मान लेते हैं, जैसे गणित में हम लोग स्कूल में करते थे। चलिए उसका इस x मान लेते थे, इसको x कहते हैं। या उसके पहले भी अंकगणित में ऐसे करते थे कि x की जगह पे 1 लेते थे। चलिए मान लीजिए इसका आंसर जो है वो 1 है, तो उसके बाद में उसको सिद्ध करते थे। तो ये अभ्युपगम सिद्धांत है। इसके द्वारा अभ्युपगम होता है। तो हम लोग ये कर रहे हैं, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं ये होगा कि नहीं, और कास्न्य से होगा या एक देश से होगा। तो ये अभ्युपगम के तरीके से ये सिद्धांत सिद्ध नहीं होने। तो अब अनभ्युपगमात् न कृत्स्नस्य न अपि अदेश एक देशस्य। तो
अभ्युपगम इसमें आप मत लाइए। कृष्ण है या एक देश है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेष जो पूर्व रूप मात्र है, सिर्फ पूर्व रूप है, वो व्यक्त अगर हो गया तो उसे लिंगत्व आ गया, ऐसे समझना चाहिए। यथा, अब ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं, उसके लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उदाहरण के द्वारा ही सिद्धांत प्रस्थापित हो सकता है। तो उदाहरण क्या है? यथा तारण पारणादि विशेष विरहेण धूम मात्रस्य वह्निबोधकत्वम्। तो जब धुआं आता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ अग्नि है पक्का। ये हम लोग नहीं पूछते, ये देखते नहीं कि ये जो धुआं आ रहा है वो पेड़ की पत्तों के द्वारा आ रहा है या किसी घास के द्वारा आ जाए। तारण का मतलब है तृण से उत्पन्न, तृण मतलब घास से उत्पन्न। पारण का मतलब है पर्ण से उत्पन्न। तो पत्तों के द्वारा हो रहा है या तृण के द्वारा हो रहा है, ये थोड़ी ना देखते हैं, सिर्फ धुआं देखते हैं और कहते हैं कि अग्नि है। तो उसी तरीके से यहाँ पूर्वरूप हमें कृष्ण है या एक देश है ये नहीं देखना चाहिए। व्यक्त हो रहा है तो वो, अगर व्यक्त हो गया है तो वो लक्षण है, सिर्फ यही देखना है। उसको अपवाद आ जाएंगे, जैसे कि किसी रुग्ण में ज्वर के सभी पूर्व रूप व्यक्त हो गए समझिए, तो उस रुग्ण का वो ज्वर असाध्य हो जाएगा, ये तो समझ गए हम। और विशेष पूर्व रूप के बारे में, जुरुम्भा अगर अत्यर्थ है तो वो वात का विशेष पूर्व रूप है, मगर लक्षण नहीं है, ये भी हम समझ जाए, उसके बारे में आगे वर्णन है, इसलिए उसको इस तरीके के अपवाद तो आ जाएंगे, मगर आपको उसका निर्धारण ही करना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेष पूर्व रूप मात्र जो है वो अगर व्यक्त हो जाता है तो उसे लिंगत्व आ जाता है। एवं व्यवस्थित है, अब इसकी व्यवस्था हो गई। यदा सर्वस्य अभिव्यक्ति ही तदन्म साध्य, तो सर्व लक्षणों की व्यक्ति हो गई तो साध्य तो नहीं होगा, अन्यथा तो साध्य तो, अगर नहीं होगा तो साध्य होगा। न च जृंभादेह रूपत्व प्रसंग, और आपने जो ऑब्जेक्शन दूसरा ले लिया था कि जृंभात्यर्थम समीरणत्व से रूपत्व आ गया, तस्य प्रागेव व्यक्तत्व, तो वो तो अलग है। ये कैसे है कि जृंभा अत्यर्थ जृंभा आपकी शुरू हो गई, ये व्यवहार में दिखते भी है बहुत ज्यादा, जंभाई आने लगती है तो वाट जज्वर बाद में हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो प्रागेव व्यक्तत्व, वो शुरू ही व्यक्त थे हो गया है, ऐसे नहीं कि पहले अव्यक्त जुर्म्भा थी फिर व्यक्त जुर्म्भा आ गई, ऐसे नहीं है इस केस में। वो शुरुआत ही उसका जो हो गया वो अत्यर्थ जुर्म्भा से ही शुरुआत हो, तो पहले ही व्यक्त है। और जो पहले अव्यक्त था अब व्यक्त हो गया है, तो उसे रूप कहेंगे ना हम लोग। जो शुरू से ही व्यक्त है तो उसे रूप कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूल व्याख्या में हमने क्या कहा है? तदेव व्यक्तम, उसे रूप रूप कहते हैं। तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्यभिधीयते। तो व्यक्तताम यातम का मतलब क्या है? पहले अव्यक्त था फिर व्यक्तता उसको आ गई, तो इस तरीके से अगर हो गया तो उसे रूपत्व आ जाएगा, नहीं तो उसे रूप नहीं कहना चाहिए। अपर प्रभूत, और भी एक कारण है, अपर प्रभूत अव्यक्त लिंग सहचरितत्वेन पूर्वरूप रूपयोः असमान कालत्वेन च रूपत्व अयोगात् इति। और दो कारण है इसमें, वो कौन से हैं कि अत्यर्थ जुर्म्भा है आपको, तो उसको रूपत्व नहीं हो जाएगा, मगर वो लक्षण है, ये कैसे आप पहचानेंगे कि उस जुर्म्भा के साथ दूसरे अव्यक्त लक्षण अगर है, तो वो इसका मतलब है वो जुर्म्भा भी अत्यर्थ है फिर भी वो पूर्व रूप ही है। अपर अव्यक्त लिंग सहचरितत्व उसको है, दूसरे अव्यक्त लिंग उसके साथ है। और भी दूसरी एक बात है, पूर्व रूप रूपयोः असमान कालत्वेन, और पूर्व रूप और रूप
इनका जो काल है वो समान काल नहीं है, असमान काल। पहले पूर्व रूप होना चाहिए, उसके बाद में रूप होना चाहिए, एक साथ ही नहीं है। इसलिए ये जो लक्षण जो किया है तदेव व्यक्तता में आता है, ये निर्दोष लक्षण बन जाता है। इति का मतलब है अभी ये विषय तो खत्म हो। अब इसके बाद में जो है ये ईश्वर सेन नाम के जो आचार्य हैं, उन्होंने पूर्व रूप का एक लक्षण किया है। अब ये तो ग्रंथकार की, टीकाकार की ये स्टाइल है विजय रक्षित। कि किसी और का उदाहरण लेते हैं, उनके द्वारा जो लक्षण किया गया है वो लेते हैं और उसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं और फिर अपने द्वारा एक निर्दोष लक्षण, निर्दोष व्याख्या कर देते हैं। तो अब ये ईश्वर सेन नाम के जो आचार्य हैं, ये क्या कहते हैं, व्याधेः स्वरूपम यद्व्यक्तम तद्रूपम, इस तरीके का लक्षण उन्होंने कर दिया रूप का, कि व्याधि का जो स्वरूप है वो स्वरूप जब व्यक्त हो गया तो उसे रूप कहेंगे। अब इसके बाद जो है वर्णन, वो थोड़ा उसमें जटिलता है और वो एक साथ में अगर समझ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए आज के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज तो हम कोई केस नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूर्व रूप और रूप ये पूरी तरह से एक साथ में खत्म होना अच्छा रहेगा। तो आज हम यहाँ रुकते हैं और आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सर मुझे लगता है आज हम यहाँ रुकते हैं। ठीक है। हाँ, फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे। ठीक है, आज रुकते हैं अगले मंगलवार को। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और सभी का भी। थैंक यू सर। धन्यवाद।